अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और उन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का आपको तारुफ करवाते चले। आज जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने एक तारीख़ी ट्वीट किया। उनका वैसे हर काम ही तारीख़ी होता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा तारीख़ी ट्वीट है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि बिल आखिर पाकिस्तान जो है, फाइनली पाकिस्तान जो है वो सरात मुस्तकीम के ऊपर, मईशत के सरात मुस्तकीम के ऊपर चढ़ गया है। और अजीम खुशखबरी है अहले पाकिस्तान के लिए। पता नहीं ये वैसी खुशखबरी है जैसे हमें $3 अरब उधार मिल गया था सऊदी अरब से, और जिसमें से $1 अरब हमने वापस भी कर दिया और बाकियों की लिए हम इधर उधर हाथ पाँव मार रहे हैं। ये शायद उस तरह की खुशखबरी है या क्या है। और उन्होंने कहा कि जी इस समाही में, इस माली साल की पहली समाही में, यानी कि जुलाई से सितंबर तक हम $80 करोड़ के तकरीबन सरप्लस हो चुके हैं। अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं वो। अच्छा, वो जाने और उनके मानने वाले जाने। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि आज पाकिस्तान ने, ये ट्वीट कल का है उनका, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो है करंट अकाउंट का सरप्लस जो है उसको भी डिस्कस किया है। और उन्होंने कहा जी पिछले साल इसी महीने, इस अरसे तक, यानी माली साल के पहले 3 महीनों में $1.5 अरब का हमारा खसारा था, और अब हम तकरीबन $80 करोड़ सरप्लस में आ गए। ओके, एक तो ये बात उन्होंने कर दी। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके अंदर 29% इजाफा हुआ है, और जबकि जो गद्दार इंडिपेंडेंट मीडिया है उसने रिपोर्ट किया है कि 10% कमी हुई है। अब पता नहीं वो मीडिया दुरुस्त कह रहा है या ये दुरुस्त कह रहे हैं, या मीडिया के जर्नलिस्ट को कहीं कोई भुलेखा लग गया हो, हम क्या कह सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब हमारी जो तरसीलात ज़र हैं तारकीन वतन से, उनके अंदर भी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि कितने % या कितना इजाफ़ा हुआ है। अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये कितनी अच्छी हैं और ये दुरुस्त है भी कि नहीं, इस पे बात करेंगे। ये है जी हमारी आज का पहला मौजू। दूसरा मौजू है FATF। पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ये पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज कल ये ख़बर छापी। उससे पहले इंडियन मीडिया ये ख़बर दे चुका था, लेकिन हमने चूँकि उस पर एतबार नहीं करना होता क्योंकि उनका बायस भी है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, इसलिए हम इंतज़ार करते रहे। इंडिकेटर सारे यही थे, जिस तरफ जो है वो हालात जा रहे थे, वो इंडिकेटर तो यही थे कि हम ग्रे लिस्ट में ख़ुद भी शायद रहना चाहते हैं, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। तो नतीजे के तौर पे ग्रे लिस्ट में ही रहने की खबर आ गई है, अगरचे वो इजलास हुआ है 3 रोज़ पहले, और अभी उसकी प्रेस रिलीज जो है वो जारी करते हैं 10-15 दिन के बाद। तो अब देखते हैं कि फ़ाइनल जो प्रेस रिलीज आती है उसमें से क्या निकलता है। ये आज के 2 मौज़ूआत हैं हमारे, और आज के मेहमानान गिरामी का आपसे तारुफ करवा दें। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा। डॉक्टर साहबा GC यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाती हैं जी, और हमारे प्रोग्राम के अंदर ये मुस्तकिल मेहमान के तौर पर तशरीफ़ लाती हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह हमारा दफ्तर जो है उसके रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं, तो ये सरात मुस्तकीम से ही गुजर के आती हैं डॉक्टर साहब, हैं पुल सरात से, हाँ वही, चलिए पुल सरात से ही गुजर के आती हैं जी हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हमदम दरीना अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं वो हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं, और आज हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। मुमताज़ भट्टी साहब हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ़ हैं। दोनों साहब का बहुत शुक्रिया, और हम और भी मेहमानों को अपने प्रोग्राम में इंडक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ने इसे ग्रेट न्यूज़ कहा है, खुशखबरी कहा है। मतलब ये हमारी रहनुमाई कीजिए कि ये कैसे इतनी बड़ी खुशखबरी हो गई और प्राइम मिनिस्टर ने छुपा के रखी हुई थी अब तक। अच्छा रज़ी साहब, मौशी सिचुएशन के मुतालिक आई थिंक 2-4 बातें डिस्कस हम अक्सर करते हैं और मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी है, आईना दिखाना बड़ा ज़रूरी है। हमारी हुकूमत के, PTI की हुकूमत के जो तर्जमान TV के ऊपर हर वक्त बैठे रहते हैं, आज भी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमने देखी, रोज़ देखते हैं। इनफैक्ट आप तो ऐसा लगता है कि हर वक्त ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, एक ही ख़त्म हुई दूसरे की शुरू हो गई किसी न किसी। तो आज जो ये इसको कहा गया है कि अजीम कामयाबी कि हम जो है उसमें सरप्लस में चले गए हैं, अपने ट्रेड डेफिसिट के हवाले से, डेफिसिट खत्म करने के बाद सरप्लस में चले गए हैं। पहले तो अच्छा, हमेशा एक सिरा बताते हैं, पूरी बात कभी बताई नहीं जाती।
हुकूमत का इस वक्त हुकूमत के तर्जमान पूरी कौम को डिसीव करने पे चले हुए हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि डिसीव करने में चले हुए हैं। टोटल स्टेट ऑफ डिनायल है उस इकोनॉमिक डिजास्टर की जो नजर आ रहा है। रजी साहब, आज ही एक्सप्रेस ट्राइब्यून में एक एडिटोरियल छपा है, उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंस गया है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान अपने जीडीपी के हवाले से डेट सर्विसिंग में हमेशा, मतलब जीडीपी जो है हमारा ज्यादा रहा है, डेट सर्विसिंग का मैक्सिमम जो है मेरा ख्याल है 73% था 2018 में। आज इसके हवाले से रूल लीग वालों ने भी ट्वीट की हुई थी कि हम जब छोड़ के गए थे तो जीडीपी और जो डेट है उसकी सिचुएशन जो थी वो 73% थी, और अब जीडीपी का टोटल डेट सर्विसिंग जो है वो 107% पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा चली गई है। तो जो एक्सप्रेस ट्राइब्यून की स्टोरी है कि डेट ट्रैप में फंस गए हैं 107% ऑफ जीडीपी, यानी कि हम इस हद तक बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नंबर एक। नंबर दो, हुकूमत की पॉलिसियों का अब तक अवाम के ऊपर पूरा असरात चले जा चुके होते हैं जब मतलब आधा आपका टेनियर गुजर चुका हो। बल्कि पीटीआई की हुकूमत के वो मैं कहती हूँ जो सम्राट हैं वो बहुत जल्द आना शुरू हो गए। और सूरत हाल क्या है, यानी कि आपकी एडवर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से सिचुएशन नेशन की क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसको ख़त्म करते हुए सरप्लस में चलेंगे, होता क्या है? होता ये है रजी साहब, आप अक्सर बताते रहते हैं, मैं भी दोबारा से अपने अल्फाज में बता देती हूँ, मेरे ख्याल में ज़्यादा आम फहम अल्फाज में बता देती हूँ। सूरत हाल ये होती है कि जब आपके मुल्क के अंदर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लग रहे हों, जिस तरह हमने देखा पिछले 5 सालों में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, हमने देखा हॉस्पिटल्स बने, मोटरवेज जो है वो मेरा ख्याल है उसमें 1800 किलोमीटर का इजाफा हुआ। सिमिलरली तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स लगे, जो कि मुशर्रफ के 9 सालों में एक मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं लगा था, हालांकि वो ऑल इन ऑल थे। पूरे मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर जनाब मुशर्रफ बैठे हुए थे, जनाब मुशर्रफ के हुक्म से हर चीज़ चलती थी। एक सिंगल मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं लगाया था क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंसर्स चाहिए होते हैं। पिछली हुकूमत ने 11,000 के लगाए, तो जो प्रोजेक्ट लग रहे थे इतने मेगा, उसके हवाले से आपको ज्यादा इंपोर्ट मशीनरी चाहिए होती है। तो फॉर द टाइम बीइंग ट्रेड डेफिसिट बन जाता है, जो कि ट्रेड डेफिसिट बन जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स लग रहे होते हैं। करंट अकाउंट के डेफिसिट की आप बात सॉरी, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बन जाता है, लेकिन वो यूं ही प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हैं तो वो दोबारा से आपकी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के सम्राट तो वहां तक पहुंचते हैं ना रजी साहब। फॉर एग्जांपल, बिजली हमारे मुल्क में आई, जो इंडस्ट्री बंद हुई थी, गैस हमारे मुल्क में आई, गैस की वजह से, बिजली की वजह से इंडस्ट्रीज बंद थी। अब मौजूदा हुकूमत को अगर देखा जाए तो इन्होंने, अगर फर्ज करें ये ट्रेड डेफिसिट इन्होंने कंट्रोल किया है, तो क्या एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए थी? और ये सब आप बताइएगा मुझे कितने परसेंट कम हुई हैं, कितने परसेंट कम हुई हैं? बिकॉज आपके पास मेरे पास लेटेस्ट डाटा जो जारी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त पहले क्वार्टर खत्म होने पे $5.25 अरब हुई हैं। तो इसका मतलब है कि हम 21 पहले क्वार्टर में 1/4 ऑफ द ईयर में अगर 5.25 हुई हैं तो हम 21 अरब डॉलर की बात करें। जी फिस्कल ईयर की, जुलाई से सितंबर तक के क्वार्टर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है हम 21 अरब डॉलर की जो है एक्सपोर्ट्स के स्टीम के ऊपर जा रहे हैं, स्पेस के ऊपर ना, पीस के ऊपर। और अभी ये जहन में रखिए कि अभी कोरोना की वजह से इंडिया के ऑर्डर हमें डाइवर्ट हो रहे हैं, बांग्लादेश के ऑर्डर हमें डाइवर्ट हो रहे हैं। और अगर वो 3 से 4 माह बाद वो रिकवर कर जाते हैं और अपने ऑर्डर वो रिकैप्चर कर लेते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट अगर हम डिक्लाइन भी जा सकती हैं, लेकिन अगर हम 5.25 को मांग लें तो 21 अरब डॉलर होगी, जो पिछले साल के मुकाबले में 3 अरब डॉलर कम होगी। अच्छा रजी साहब, ये आपने पूरे ये देख लें, यानी कि अगर आपका करंट अकाउंट खसारा जो है आपने उसको सरप्लस में कर लिया है, आपने उसको डेफिसिट खत्म करते हुए आप प्लस में चले गए हैं और आप उसको अजीम खुशखबरी कह रहे हैं, तो उसके मुल्क की मईशत पे असरात एडवर्स पड़ रहे हैं या पॉजिटिव पड़ रहे हैं? वो एडवर्स पड़ रहे हैं तो यकीनी तौर पे अवाम के ऊपर भी एडवर्स पड़ेंगे। अगर वो पॉजिटिव पड़ रहे हैं तो अब इस चीज का मतलब ये डिसीव हुआ कि नहीं हुआ, मैंने जिस बात से आगाज किया था। नंबर 2, परसों अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो कि पिछली हुकूमत के वक्त $96 बिलियन थे, इस वक्त $113 बिलियन हो गए हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और 17 अरब डॉलर का इजाफा किया है। 17 अरब डॉलर का इजाफा सिर्फ 2 साल और 2 माह में।
अच्छा, दूसरी बात ये कि इनके छोटे छोटे तर्जमान सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर कहते हैं कि हमने पिछलों का पे बैक किया है। भाई हर हुकूमत एक तो पे बैक करती है पिछलों का, नंबर एक। नंबर दो, जो नेट इजाफा होता है वो पे बैक करने के बाद होता है जी बिल्कुल। और इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, चूंकि पिछले चोर और उचक्के थे और वो चूंकि लूट रहे थे, तो उन्होंने तो तकरीबन $10.5 अरब का इजाफा किया था नेट 5 सालों के अंदर, और बेइंतहा प्रोजेक्ट्स लगाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये $17 अरब का जो नेट इजाफा है ये कहां गया है? ये हुकूमती तर्जमान, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट तो लगा नहीं कोई नया भाई, एक ईंट 2 साल में एक ईंट नहीं लगी। BRT जो है वो तो पिछली हुकूमत के था। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि हमने इतने इतने पैसे लगाए हैं? ये क्वेश्चन बंद पई है BRT भी तो बंद पई है। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, अभी मैं पिछले हफ्ते मैंने खबर पढ़ी 3200 अरब रुपए तक हमारा बजट खसारा जा रहा है। करंट अकाउंट हमने सरप्लस कर लिया, लेकिन 3200 अरब रुपया शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा हो, जो कि हम 73 साल तारीख में। अपना दूसरी बात यह है कि ये हमें कहते हैं कि यार ये जो हुआ है करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया है खसारे में से। करंट अकाउंट सरप्लस होना गाली है, यानी इसका मतलब है कि आप अवाम पे खर्च कुछ नहीं कर रहे बल्कि उल्टा उनसे छीन रहे हैं। और ऊपर से ये मिला लीजिए साथ में डिजास्टर ये है कि साथ में 24% देहाती इलाकों में महंगाई की शरह है। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अभी परसों खबर दी है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान नहीं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने डाटा रिलीज किया है। भट्टी साहब, ये तो मेरा मतलब है कि इसके बाद तो रेसिपी ऑफ डिजास्टर मुकम्मल होने में कोई इम्पैक्ट रह ही नहीं जाता सर। देखिए रिजवान साहब, मैं इकोनॉमी को इतनी डेप्थ से तो नहीं समझता, ना मैंने कभी इसकी बीट की है, लेकिन एक चीज़ मईशत के हवाले से जो मेरी समझ बूझ के अंदर आती है, देखिए नंबर 1, आपने कहा था कि जी गैर मुल्की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगी। आपके स्टेट बैंक के फिगर्स कहते हैं कि वो उसमें नुमाया कमी हुई है। नंबर 1, जो आपका दावा था वो आप पूरा नहीं कर सके, उल्टा उसमें जो पहले से मौजूद सरमायाकारी थी गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर, उसमें कमी वाक़या हुई, आप मैनेज नहीं कर सके, मिस मैनेज किया। नंबर 2, आपका जो डेवलपमेंट का काम है वो मुकम्मल तौर पे रुका हुआ है। आपके यहाँ तरक्याती मंसूबे जो है वो नहीं लग रहे हैं, मुकम्मल तौर पे वो बंद है, जिससे आपकी जो इकॉनमी है लोकल, उसका जो चक्का है वो नहीं चल रहा। नंबर 3 कि आप ने सारी की सारी जो इंपोर्ट है वो बंद कर रखी हुई है। इवन सूरत ये है रिजवान साहब, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुझे बताया कि जो केमिकल वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को चाहिए होते हैं वो भी बाहर से मंगवाने नहीं दे रहे, और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखना पड़ता है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है जिसकी अप्रूवल आती है, उसके बाद फिर यानी कि वो टाइम बच्चों का जो है स्टूडेंट्स का वो ज़ाया हो रहा है। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की यही हालत है, एक कायद-ए-आज़म की नहीं, जितने केमिकल जो है वो इंपोर्ट होते थे वो सारे के सारे आपने रोक रखे। आपने मुकम्मल इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी नहीं आ रही। अच्छा, फिर चौथे नंबर के ऊपर अगर आप आ जाएँ इकॉनमी के हवाले से, तो आप देखें आपका अफरात-ए-ज़र बड़ा है, महंगाई में इजाफा हुआ है, और ग्रोथ जो इकॉनमी की है आपकी, लोकल इकॉनमी की मैं बात कर रहा हूँ और एसएमई की बात कर रहा हूँ, ये रिड्यूस हुई है। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। जो पहले से लोग रोज़गार के ऊपर थे वो बेरोज़गार हुए हैं। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो ट्रांसलेट आकर हो रहे हैं आम आदमी के ऊपर। ना सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो रहा है, बल्कि आपको सरकार चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 800,000 मुलाजमीन को निकाल दिया। आप जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे। आपने रेडियो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको निकाल दिया, जो कि डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे। फिर आपने पीटीवी के अंदर जो है वो जबरी पेंशन के ऊपर भेजा 58 ईयर्स वालों को। और भट्टी साहब हमें डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट में आपका शुमार होता है, बड़ा मोतबर नाम है और कोई लगी लिपटी रखे बगैर काम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर आज़म ने कौम को एक अजीम शान खुशखबरी दी है कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है,
सर ये करंट अकाउंट सरप्लस होना, जबकि 3200 अरब रुपए के बजट खसारे पे हम इस दफ़ा हमने आगाज़ किया इस माली साल का, तो अगर यही वाले ट्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं, 3400 तो हमने टोटल इकट्ठा किया था ना सर पिछले साल, तो अगर हम इस पे चले तो ये कितनी की बड़ी खुशखबरी है सर करंट अकाउंट खसारे का ना होना। भाई साहब मैं रिकॉर्ड पर एक साथ में एक और स्टेटमेंट भी दे दूं रिकॉर्ड के ऊपर। जो करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2020 में हुआ था, इस साल उससे दुगना करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। उससे दुगने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बात ये थी कि वजह ये थी कि आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। आप देख लीजिए आज जो फिगर आई है उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है, हमारा जो एक्सपोर्ट हमारा गिरा है, हमारी जो है इम्पोर्ट्स बढ़ी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरा मुल्क का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट दुगने होने जा रहा है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं उनको चाहिए कि जरा उनको बुला के उनकी खिंचाई तो करें। इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर देते हैं तो नाम तो उनका आ जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनके इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उनको तो सब पता है, वो तो इकोनॉमिक समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आज जो ट्वीट के अंदर लिखा गया था वो ये था कि एक्सपोर्ट्स हमारी 29% बढ़ी हैं, तो ये सर अगर आप फरमा रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, ये थोड़ी सी मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। नहीं देखिए, इनका हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे आप देखेंगे, आज भी बात चल रही है, आज भी कहा कि जी हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो दुनिया का दूसरा बेहतरीन है। तो ये जो बातें होती है, कहते हैं कि कल के मुकाबले में आज ज्यादा हो गया। मैं तो आपसे यस कर रहा हूँ कि जो जुलाई 18 में हमारा एक्सपोर्ट था, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो पिछली हुकूमत गई थी उससे हम नीचे हैं। जुलाई से सितंबर 2020 ये जो है ये पिछले साल की इसी मुद्दत से जो है वो कम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो तो एक्सपोर्ट तो आप एक महीने का कह देते हैं, जुलाई टू सितंबर हमारा गिरा है। ये फिगर्स है हमारी स्टेट बैंक की, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया है। असल चीज जो होती है वो होता है ट्रेड डेफिसिट। जुलाई टू सितंबर 2020 जो स्टेट बैंक के वेबसाइट पर मौजूद है वो हमारा तिजारती खसारा बढ़ा है जुलाई से सितंबर 20 में पिछले साल की इसी मुद्दत से। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ एक और कि उसमें साथ एक और जुमला भी आया है कि हमारी मईशत की स्थिति दुरुस्त है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो बैरूनी सरमायाकारी है 2018 में एक साल में आई थी वहाँ $5 अरब, ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पर है, $5 अरब 2018 में एक साल में। इनके 2 साल में जो है $2 अरब आई है, यानी $1 अरब सालाना $5 अरब से गिर गई, $1 अरब पर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सही फिगर नहीं दी जा रही है, गलत फिगर दी जा रही है, और वो फिगर गलत दी जा रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी पता है और उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फिगर भी वही है जो मैं बता रहा हूँ। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को अगर वजारत खजाना की फिगर से कॉन्ट्रडिक्शन है तो ये तो फिर एक एतमाद का संगीन बहरान पैदा हो जाएगा। इसलिए कि हमारी बैरूनी सरमायाकारी गिरी, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो गिरी, हमारी जो है वो आप ये कहेंगे मईशत की शरह नमू 1% से ज्यादा इस साल नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं तो ये तो 5.5 इनको वित्त में मिली थी। कर्जे हमारे $8.5 अरब सालाना बैरूनी बढ़ गए, जबकि इससे पिछले 10 वर्षों में $5 अरब बढ़े थे। तो मुझे ये बता तो देना कि हाँ रेमिटेंसेस का मैं मानता हूँ कि वो बढ़ी है, मगर वो इसलिए बढ़ी है कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा हमारा जो टोटल डेट है वो हमारी जीडीपी का 107% हो गया। ये कितनी खतरनाक बात है कि हमारी जीडीपी के साइज से हमारा जो डेट है, डेट लाइबिलिटीज हैं वो बढ़ गई हैं सर। देखिए बात दरअसल ये थी कि अब उसको हम इस तरह से देखते हैं, पर इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए कि जब आपका रुपया इन्होंने इस हुकूमत के दौर में 40 रुपया एक $1 पे गिर गया, 40 रुपया। पिछले जो उसके 10 साल थे उसमें 53 रुपए गिरा था। इस हुकूमत के दौर में 40 रुपए गिरा है, और आप ये नहीं कह सकते कि ये पिछली हुकूमत की वजह से है। इसकी वजह ये है कि 2017 के आखिर में मेरे पास स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जो ये रुपये है ये मुल्क की ज़मानी हक़ाइक़ के मुताबिक है। तो अब आपके जब ये रुपये गिरेगा तो अगर आपके $112 अरब के कर्जे हैं तो उसमें ये 40 रुपए तो ये गिर गए। असल जो परेशानी है वो ये है कि हमारा जो बैरूनी कर्जे बढ़ गए $17 अरब इस हुकूमत के दौर में, और हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मुल्क की
की बैरूनी कर्जों की अदायगी की सलाहियत कमजोर हो रही है। हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर वो चाहें तो हमें डिफॉल्ट के करीब ले जा सकते हैं, इसमें परेशानी है। दूसरा ये कि जो इसके रिजल्ट है ना, ये मेरा मकसद ये था कि आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता है। मैं एक एक लफ्ज आपको साबित कर सकता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। इनको 10.2 अरब डॉलर के रिजल्ट स्टेट बैंक के विरसे में मिले थे, 10.2 अरब डॉलर। ये अभी 19 जून 2020 को उससे कम थे और उसमें कर्जे बढ़ चुके थे, उसमें दिवालिया थे। अब मईशत सीधी हो गई। अब इस वक्त जो मेरे मुल्क में 12 अरब डॉलर के रिजल्ट हैं, ये इन्होंने कर्जे दे दिए हैं कमर्शियल बैंक से, कुछ 6 अरब डॉलर वो उसमें डाल दिए हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमें परेशानी होनी चाहिए वो ये कि हमारे रिजर्व गिर गए हैं, हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ गए हैं और हमें उनमें अदा करने की सलाहियत कमजोर हो गई है। और हम जो है सियासी झगड़ों में निमटा के चाह रहे हैं कि लोग उस पर बात नहीं करें। ये तो आपने बड़ा कमाल किया है ना कि आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। लोग तो आजकल सिर्फ तकरीरों की एनालिसिस पे जा रहे हैं। किसी को ये होश ही नहीं है कि अगर इस वक्त वो चाहे इस्तेमाली ताकतें तो हमको हमारे जो है वो गर्दन मरोड़ सकती है कि रिजर्व गिर गए, कर्जे बढ़ गए और बरामदात गिर रही है। रेमिटेंसेस जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है। हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो है जिसमें यह है कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और आज एक और बड़ा जुल्म हो गया पाकिस्तान के साथ, अगर आप टाइम है तो मैं आपको बता दूं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारी रहनुमाई करने का और हमें इस हवाले से बताने का। चलिए भट्टी साहब की तरफ वापस चलते हैं। भट्टी साहब अपनी बात मुकम्मल करें तो फिर हम लाहौर स्टूडियो में वापस आएँ। जी मुमताज़ भट्टी साहब, ये इस वक्त डॉक्टर साहब ने तो और ही कम पा देता है। मैं ये कह रहा था कि अगर यही जो 4 इंडिकेटर्स मैंने बताए हैं कि एक डेवलपमेंट आपकी बंद हुई, सेकेंडली आपने जो है वो इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई और नेसेसरी जो आइटम्स हैं वो भी नहीं इंपोर्ट हो रही, फिर आपका जो लोकल इकोनॉमी है उसका चक्का नहीं चल रहा। अच्छा, फिर एक और चीज़ आप देखें, पीएसडीपी अब आपने जो एमएनएस को देते हैं तरक्याती फंड्स, उसमें 75% कट लगाना पड़ा है आपको, 25% पर उनको ले गए और रो के गवर्नमेंट के जो एमएनएस हैं उन्होंने ये आपसे अप्रूवल ली थी, लेकिन फिर आपको 75% कट क्यों लगाना पड़ा? अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही सिमत में जा रही है, आपने 3 इकोनॉमिक टीम्स जो है वो तब्दील की हैं, वो आपको क्यों तब्दील करनी पड़ी? एफबीआर में तबादलों का झक्कड़ जो है वो हर हफ्ते चल रहा है और वो आपको क्यों करना पड़ रहा है? फिर लैंड रेवेन्यू आपका जो है वो नहीं आ रहा, जो माजी में एक बड़े जो है वो यानी ये ट्रिकल डाउन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जाके ये असरात मुरतब हो रहे हैं। जो उनको फीसेस वगैरह आती होती थी लैंड से और उसे अपना टैक्सेस से, वो नहीं आ रही हैं। तो देखें, ये वो सारे फैक्टर हैं जो कंबाइन होके अगर तो कोई एक आपकी मईशत के अंदर रिजवान रईस साहब बेहतरी आ रही होती तो यकीनी तौर पे उसके असरात जो है नीचे आम आदमी तक पहुंचते, बिजनेसमैन तक पहुंचते। जॉबलेसनेस जिस तरह से हो रही है, आपको क्यों साइज रिड्यूस करना पड़ रहा है? पीआईए से भी आप कह रहे हैं हम मजीद लोग निकालेंगे, आप पीटीवी से आपने निकाले, रेडियो से निकाले, सरकारी मुलाजमतें जो है वो आप 71,000 खाली असामियाँ रिजवान रईस साहब आपने ख़त्म की हैं सरकारी इदारों में से, और अब उनके अगेंस्ट भर्ती नहीं होगी क्योंकि IMF को आपने कमिटमेंट दी थी कि हम ये साइज रिड्यूस करेंगे। तो देखें, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, आपको ये कहने की जरूरत ही ना पड़े, रिजवान रईस साहब प्राइम मिनिस्टर को ये कहने की जरूरत ही ना पड़े कि ये हो गया है, और लोगों को यकीन दिलाने की जरूरत ही ना पड़े, अपनी टीम को डांटने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, अगर ये ट्रांसलेट हो रही हो आम आदमी की जिंदगी के ऊपर, इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, उसकी जिंदगी के अंदर कोई आसानी आ रही हो, तो लोग खुद ब खुद कहना शुरू हो जाते हैं कि हालात पहले से बेहतर हो गए। आप जिस मर्जी के पास चले जाएं, बिजनेसमैन के पास जाएं, दुकानदार के पास जाएं, मजदूर के पास जाएं, आपको कहेगा यार बिल्कुल हालत ही कोई नहीं रहेगी। आप अपनी मंडियों में चले जाएं, वहां पे देखें क्या हो रहा है। तो देखें, ये जो एक पाकिस्तान ऐसा है जो हमें नजर नहीं आता रिजवान रईस साहब, जो हमारे जो ये आला हुकाम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, कुछ इदारों के सरबराहों को वो पाकिस्तान नजर आता है, लेकिन आम आदमी जो कि मजदूर है, जो किसान है, देखिए इस वक्त क्या हो रहा है रिजवान रईस साहब, आपके इस्लामाबाद के अंदर लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी हुई हैं, आपके इस्लामाबाद के अंदर आज रेडियो मुलाजमीन ने प्रोटेस्ट किया है, ओपन यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन जो है वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अपोजिशन को भी तौफीक नहीं है कि वो इनके प्रोटेस्ट के अंदर अलामती तौर पे शिरकत करके उसको कोई वैल्यू दे दे। उनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है। अगर इनको चैनलाइज किया जाए, ये जो लोग इस्लामाबाद के अंदर खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो अपोजिशन की तादाद है प्रोटेस्ट करने वालों की, उससे ये ज्यादा बनते हैं। और सिविल जो सेक्रेटरीट मुलाजमीन ने किया वो आपके सामने है, वो 50,000 से ज्यादा थे उस दिन जिस दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और जो नारे लगे वो भी आपके सामने हैं। तो अगर आपकी इकॉनमी डिलीवर कर रही हो
और आपकी पॉलिसी सही सिमत में जा रही हों, फिर आम आदमी नाउम्मीद नहीं होता। फिर आपका सरकारी मुलाजम, आपका वफाकी मुलाजम, सूबाई मुलाजम, आपका किसान, आपका ताजर, आपका दुकानदार, आपका मजदूर जो है वो होपलेस होके हुकूमतों को गालियां नहीं देता होता। तो अगर वो दे रहा है तो इट मीन्स कि फिर आप झूठ बोल ठीक रहे हैं या वो आम आदमी जो है वो ठीक झूठ बोल रहा है। ठीक दोनों में से कोई एक बात तो है। ये बिल्कुल डिटरमिन ठीक प्राइम है। मिनिस्टर साहब ने करना है कि वो झूठ ठीक बोल है, रहे हैं या कि आम आदमी झूठ बोल रहा है। आम आदमी झूठ बोल रहा है। भट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स में 29% इजाफा हुआ है, लेकिन जब आप डाटा लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, और अखबारात ने लिया भी है, उसके मुताबिक हमारी एक्सपोर्ट्स 10% कम हुई हैं। तो ये कौन दुरुस्त कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? भाई साहब, आप तीनों जो है ना बहुत सादे हैं। अच्छा, देखना ये है कि जो ट्वीट है या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया है वो 2 बजे से पहले का है या 2 बजे के बाद का है। अब ये तो समझ लें वो कि अच्छा। 10 बजे अगर ट्वीट हो गया तो प्राइम मिनिस्टर इसका साहब मतलब तो है कि वो ठीक है, किसी और ने कर दिया। हाँ जी, वो उनके किसी बयान और ने के कर ऊपर, दिया। ठीक। अगर 2 बजे के बाद वो ट्वीट आया है तो फिर हो सकता है कि उसमें कोई सदाकत हो, लेकिन ठीक। मैं एक नहीं, बात ये सुबह 10 बजे ही आया, मैंने तो सुबह 10 बजे ही देख बस लिया। फिर वो समझ लें कि वो 9:30। असल तो ट्वीट 2 बजे के बाद होते हैं। तो आप इतने सादे हैं ये समझ ही नहीं सके। आपको खुद टाइम जब ट्वीट आएगा तो वो आवाज आती है ना टूं करके, तो वो समझ जाना चाहिए बंदे को कि कौन सी आवाज है ये। ठीक है जी। तो अब ये बात है। अब मसला ये है रही साहब के वो भट्टी साहब कह रहे हैं जी चक्का नहीं चल रहा। तो चक्का तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है वो इजाद करने के चक्कर में है, दोबारा बनेगा तो चलेगा ना जी। दोबारा से दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात है जी कि बट आप साहब, ये देखें एक बात मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका मौजू है महंगाई। सर, अदारा शुमारियात हुकूमत पाकिस्तान जिसके ऊपर बाकायदा कंट्रोल करती है, उसके फिगर भी काम करके जारी करती है। उसके मुताबिक हमारी जो महंगाई है वो 24% की लेवल पे आ गई है। अभी उस 24% की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसके असरात मेरे तक, आप तक, मैडम तक पहुंचने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी। तो ये तो आगे मजीद हालात खराब होने जा रहे हैं यार। और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। भाई साहब यही खुशखबरी है ना। अच्छा जब बंदे ही नहीं होंगे तो महंगाई भी अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, हम खरीदेंगे नहीं एक चीज, वो पड़ी रहेगी। तो वो जिस तरह सर्कुलर डेट के ऊपर वो खुशियां शादियाने बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बल्कि धमाले डाल रहे हैं, हाँ। वो इसी तरह धमाले होंगे। देखें जी कहाँ आटा नहीं मिल रहा। भाई 5,000 रुपए किलो, अगर 5,000 रुपए का 20 किलो का आटा मिलेगा तो रही साहब मैं तो नहीं खरीद सकता। ज़ाहिर है। तो फिर पड़ा है वो तो वाफिर स्टॉक मौजूद हो जाएगा। अभी चक्कर चला हुआ है जी कि बरामदात और दरामदात। मैं आम जुबान में बता दूं, एक्सपोर्ट है जो हमने, बरामदात जो हमने बाहर भेज दी, दरामदात जो इंपोर्ट वो जो है हमने बाहर से कर ली। अब मामला ये है कि अगर आप बाहर से सारी चीजें बंद कर देंगे रही साहब तो एक्सपोर्ट तो आपकी 100% हो जाएगी। सही। तो नहीं, जब आप 100% नहीं होगी, लेकिन वो Imports बंद हो जाएगी। कंपैरिजन उसके नहीं, अंदर- वही ना कि अगर एक चीज आप बेची जा रहे हैं और चीज आ कोई नहीं रही तो हम तो शादियाने बजाएंगे ना कि ट्रेड देखो जी बैलेंस हमने तो इंडस्ट्री देखे, हमारी इंडस्ट्री वहां बूम कर रही है। ओ भाई, अगर मुझे मेरी दवाई नहीं मिल रही, हाँ, वो चाहे इंपोर्ट की है, वो एक्सपोर्ट की दवाइयां होने, एक्सपोर्ट आपकी $500 बिलियन की हो जा रही साहब। मेरी अगर ₹1 की जो मेरी गोली थी वो मुझे ₹100 की भी दस्तयाब नहीं है, वो इंपोर्टेड है, तो रही साहब मैं तो मर गया। बिल्कुल सही। तो इतनी सी बात अगर हमें समझ नहीं आ रही है, 2 बजे या 10 बजे वाली बात जरा गौर से समझें। 2 बजे के बाद जो है वो ट्वीट हो तो उसका मतलब होता है कि कुछ है। हाँ। और 2 बजे से अगर पहले हो जाए तो वो फिर ट्वीट नहीं, वो डामाडोल ट्वीट होता है। डामाडोल ट्वीट ठीक है जी। होता है, तो वो किसी और ने किया होता है। चलिए ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो ये ट्वीट करने वाला बदलें। हमारे जो यहाँ पे बहुत अहम मिनिस्टर हैं जनाब अब्दुल अलीम खान साहब, तो उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है ना, वो इस महीने बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई है, $192 मिलियन। तो मैंने कहा कि खान साहब 2 प्लाट और बेच लेंदे तो होर भी डबल हो जानी सी। $192 मिलियन पे अब्दुल अलीम खान जैसा कंपैरेटिवली संजीदा आदमी है, वो सेलिब्रेट कर रहा है। भट्टी साहब साहब उसमें ये है, देखें वो पता क्या है, बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। मसला ये है कि वहां से जो नौकरियां जिनकी खत्म हुई हैं वो पैसे हाथ में पकड़ के तो लाएंगे नहीं। तो उन्होंने तो बाहर से भेजने हैं। बिल्कुल ठीक और है। बैंक के थ्रू आने हैं। चलिए, हुंडी आपने बंद कर दी है। बिल्कुल ठीक बस ये बात है। बिल्कुल इतनी सी बात है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो FATF को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा।
वेलकम बैक कंट्रोवर्सी टुडे के आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। कल खबर छप गई अखबारात के अंदर, पाकिस्तान के अखबारात के अंदर, आलमी अखबारात के अंदर तो हफ्तों पहले की खबर थी कि पाकिस्तान FATF में से बाहर नहीं निकल पाएगा। डॉक्टर साहिबा, हमने FATF का गन पॉइंट दिखा के और गद्दार करार दे के अब सारी अपोजिशन को गिनती में धांधली करके पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में स्पीकर ने झूठ बोल के एक कानून साजी करवाई थी। मैंने पूछना है कि चूंकि FATF की ग्रेट लिस्ट में ही हम रहेंगे, अब खबर तो आ गई ना, तो वो कानून साजी भी वापस हो जाएगी। रजी साहब, वो कानून साजी जिसमें से जिसके ऊपर मेन कॉन्ट्राडिक्शन थी और जिसके ऊपर रेजिस्ट कर रही थी अपोजिशन, वो तो कानून साजी का FATF से ताल्लुक ही कोई नहीं था। दुनिया का कौन सा इंटरनेशनल इदारा है जो ये कहेगा कि अपने शहरियों को बगैर किसी मुकदमे के जस्ट ऑन द सस्पेक्ट आप उठा लें 3 महीने के लिए? भाई पूरी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो लॉ इन्होंने पास करवाया था FATF की आड़ में, और उसमें पाकिस्तान के आइन के फंडामेंटल राइट्स को रोंदा गया था। आप बगैर मुकदमे के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएं और उसको उठा लें 3 महीने के लिए और उसको बाद में एक्सटेंड कर दें 6 महीने के लिए, 6 महीने में बंदा ही मर जाए। कहने का मतलब ये है कि इतनी बुरी तरीके से इरोजन ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स, वो तो आपके आइन, अगर मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर नोटिस लेते हुए ये वाला कानून जो है इसको वापस करवाना चाहिए। ये तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक जो बुनियादी इंसानी हुकूक को डिफाइन करते हैं, उनको रोंदने वाली बात है। एक आप मैं छोटी सी ना मॉइशत के ऊपर भी एक बात ऐड करना चाहूंगी, कमिंग बैक टू, फिर मैं FATF के ऊपर आती हूँ। रजी साहब, जो हमारे पास फिगर्स हैं पिछली हुकूमत के और मौजूदा हुकूमत के, क्योंकि हम सारा दिन इनके भाषण सुनते हैं, जबकि सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान हर लिहाज से इस वक्त मुआशी तबाही में फंसा हुआ है, डेड ट्रैप में फंस गया है। जिस तरीके से कि आज के अखबार में आर्टिकल्स भी हमने देखे, सूरत हाल ये है कि पिछली हुकूमत जब छोड़ के गई थी मई 2018 में, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4 समथिंग महंगाई का फिगर था। आज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले जो डाटा रिलीज किया है, जारी किया है, उसके मुताबिक, अभी आपने भी जिसके मुताबिक बात की कि पाकिस्तान के रूरल एरिया में जो फूड से रिलेटेड चीजों की महंगाई है वो 24% इंक्रीज हो गई है। 4 और 24% सिर्फ 2 साल के अंदर। रजी साहब, ये ऐसे अलार्मिंग फिगर्स हैं, ऐसे अलार्मिंग फिगर्स हैं कि अगर इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। कौम का एक पोर्शन मर सकती है आइंदा आने वाले दिनों में, जब आटा नहीं मिलेगा, जब लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जब आप लोगों की नौकरियां बंद कर देंगे, जब आप लोगों के हर महकमे के अंदर से मुलाजमीन सैकड़ों की तादाद में जबरी रिटायर कर देंगे, उनको नौकरियों से जो है वो फारिग कर देंगे, आप मईशत के हुज्जम को इतना सुकेड़ देंगे कि पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है जहां पे 6 बंदे काम करते थे इस वक्त वहां पे 2 कर रहे हैं। मैं कल अभी गई, ये जो बड़े मेगा स्टोर्स हैं लाहौर में, ये हमारे फोर्ट्रेस स्टेडियम के पास, आप यकीन करें कभी जिंदगी में मैंने ऐसे नहीं देखा कि वहां पे 5-6 बंदे फिर रहे हूं, जबकि वहां पे 90 के करीब बंदे मुझे गिनती में सामने नजर आते थे जो वर्कर्स वहां काम करते थे। वहां उनकी पार्किंग इतनी ह्यूज है कि वहां पे जगह ढूंढनी पड़ती थी, वहां पे 2 कारें खड़ी हुई थी। ये हाल आप लोगों ने परचेज कैपेसिटी कर दी है। एक बात, दूसरी बात FATF के मुतालिक वापस आते हुए, रजी साहब, रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक्स हुए हैं जिसमें कैजुअल्टीज हुई हैं। आपको पता है गुरिल्ला वारफेयर क्या होती है? गुरिल्ला वारफेयर में जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो बंदे भेजती हैं, वो हमले करवाती हैं और बाद में रिटेलिएशन करना, उस इनकाउंटर में अगर बंदे मर जाए और बाद में रिटेलिएट करना, यही उनका मकसद होता है कि एक एम्बिगुइटी क्रिएट की जाए, एक सूरत हाल को गंभीर किया जाए। गुरिल्ला वारफेयर का ये एक टैक्टिक है। अगर आप किसी वॉर स्टडीज को थोड़ा फॉलो करें तो इस सूरत हाल के अंदर ये खबरें आना कि हमारे 2-3 बड़े वाकयात हो गए पिछले हफ्ते में, लोगों की शहादतें हुई हमारे फोर्सेस के लोगों की, उस हवाले से जाहिर है कि टेररिज्म का पॉइंट आएगा कि आप अपने मुल्क के अंदर से टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर सके। कोस्टल हाईवे के ऊपर हुआ है, आपको पता है, हमारे आज भी हुआ। और ये हमारे बॉर्डर एरिया में अफगानिस्तान की तरफ जो है वो हमले हुए हैं और उसमें नंबर ऑफ पीपल, मोर देन डोजन्स जो हैं, वो 2-3 वाकयात में उनकी शहादत हुई है। तो ये सूरत हाल जो है ये कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी अभी मैं पढ़ रही थी, ये एक इंटरनेशनल आर्टिकल जो है एक इंटरनेशनल जरीदे के अंदर, वो ये था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से तो नहीं निकल रहा और उनके जो 27 पॉइंट्स हैं उनमें पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है 21 पॉइंट्स के ऊपर, और उसमें भी कुछ पार्शल पेशरफ्त की है। इसका मतलब ये है कि आप उनकी मीटअप जो है उसको फॉलो नहीं कर पाए। और अभी
अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो। वैसे मेरे ख्याल में कौम को बता देना चाहिए कि जून 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था। पाकिस्तान एक दफ़ा मेरा ख्याल है 2009 में पाकिस्तान शायद ब्लैक लिस्ट भी हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से निकल भी आया था, लेकिन ये ग्रे लिस्ट में गया। लेकिन फिर 2011 में निकल आया था। 2011 में ग्रे लिस्ट में गया और 2015 में, रजी साहब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया था। तो ये सूरत हाल जो है ये FATF के हवाले से है। इसमें एक और चीज़ आई थिंक पॉइंट जो है वो हमें जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि अमेरिकन जो हैं वो किस साइड पे होंगे। इधर से आपको पता है इंडियन जो एलिगेशंस हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान वो बड़ी एडवर्स भी होंगी और बड़ी जानदार भी होंगी। तो अमेरिकन जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिकन ने तो हमें बता दिया कि FATF में वो किस साइड पे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रजी साहब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को डिटैच किया है चाइना से, लेकिन पाकिस्तान को एज सच किसी भी हवाले से कोई फेवर अभी तक नहीं दी। कश्मीर का नाम लिया था, लेकिन कश्मीर के ऊपर पिछले साल उसी महीने में इंडिया ने मुकम्मल कब्जा कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशनली। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी किस्म की कोई बात या किसी मीडिएशन के हवाले से कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया था। इवन हमारी गवर्नमेंट ने लिया था। चाइना ने ही मुदाफियत की हमारी। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, ये FATF वाला भी अब जिम्मेदारी डाल दें हम भारत के ऊपर कि उसकी साजिश की वजह से हम FATF में से नहीं निकल पाए, या हम अपनी ही मंजी के थल्ले भी डांग फेरें कि कुछ हमें भी करना था जो हम प्रॉपरली नहीं कर पाए। देखिए रिजवान साहब, एक तो डॉक्टर साहब की मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि दुनिया में इंसानी हकूक की कोई कदर है। दुनिया में इंसानी हकूक की कोई कदर नहीं है और ना ही जो है वो इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाने वालों की कोई कदर है। अगर कोई कदर होती, आप देखें वहाँ पे ट्रंप चढ़ा हुआ है CNN और बाकी मीडिया के ऊपर, और रोज़ फेक न्यूज़, और कल एक इंटरव्यू दिया उसको, उसने पहले ही नशर होने से पहले उसने कहा जी ये मुतनाज़ा है। फिर मोदी जो है वो NDTV और रिपब्लिक के पीछे पड़ा हुआ है इंडिया के अंदर। फिर बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर पहली दफ़ा जब प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ पे कोविड मेजर्स के ऊपर के खिलाफ, तो वहाँ पे जर्नलिस्टों को जो है वो मारपीट गई है। तो कौन से इंसानी हकूक़ की आप बात कर रहे हैं? कश्मीर के ऊपर कितने लोगों ने आवाज़ उठाई पूरी दुनिया के अंदर, आप तक कोई सामने नहीं आया, ना बरतानिया ना अमेरिका। तो ये तो आप एक तरफ रख छोड़ें कि कोई इंसानी हकूक़ का कोई इशू है। और पाकिस्तान में तो खैर आपको मालूम ही है कि हमारी जो पोजीशन है, खाली अगर आप ये जो बच्चे कूड़ा चुनने वाले इनकी तादाद अगर आप मालूम कर लें पाकिस्तान के अंदर, जो ये सारी आपकी स्क्रैप की मुतालिक जितनी इकॉनमी है, इसके साथ कितने अंडर एज बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। तो मुझे एक बात बताएं रिजवान साहब कि दुनिया में इंसानी हकूक़ की कहाँ पे वैल्यू है? दूसरी बात रह गई कि जी FATF, देखिए ये एक सियासी फैसला है आपको नीम जान रखने के लिए, और आपको आपकी इकॉनमी को और आपकी मईशत के अलावा आपके समाज को जो है वो बेसिकली ये हमारे समाज के खिलाफ हमसे जंग करवाई जा रही है। देखिए हमारी एक ग्रे इकॉनमी थी, बेड़ा गर्क हो गया जब से ये हमने FATF के उसको किसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता वाइट इकॉनमी के अंदर कर सकते थे, तब्दील नहीं कर सके। कारोबारियों को हमने इतना डराया, ऐसी कानून साजी की कि वो भाग गए, और FATF से भी हम निकल नहीं सके। हम हर लिहाज से सर्वसुजूद हैं, हर किस्म की कानून साजी करने के लिए तैयार हैं, किए जा रहे हैं, और अपनी इकॉनमी को तबाह कर रहे हैं। अपने लोगों के ऊपर जो है वो बिलखसूस रियासत के ऊपर लोगों का जो एतमाद है उसको मुतज़लज़ल जो है वो कवानीन कर रहे हैं जो नए बनाए जा रहे हैं, और शहरी और रियासत के दरमियान जो है वो एक ये साजिश ही ये है एक्चुअली। ये आपके लोगों को आपके आपस में लड़ाने की, अपनी एग्जेक्टिव के साथ लड़ाने की, अपनी रियासत के खिलाफ खड़ा करने की साजिश है। ये एक पॉलिटिकल फैसला है इंटरनेशनल, और जब तक ये अमेरिकन हमसे अपने काम सारे नहीं निकलवाएंगे कान से पकड़ के, और इनको हम सर्व करेंगे, दोबारा इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वाच करना नहीं शुरू करेंगे, उस वक्त तक ये हमें इसी नज़ा के आलम में रखेंगे। बेसिकली ये FATF ग्रे लिस्ट पे नहीं है हम रिजवान भाई साहब, हम नज़ा के आलम में हैं, हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। ये कतई नज़र किसी हुकूमत की, ये हुकूमत का फ़र्क नहीं है, पिछली हुकूमत के अंदर भी यही मसला था, मौजूदा हुकूमत के अंदर भी, और अगर आज ये चले जाए और नई कोई गवर्नमेंट आ जाए तो उसको भी इस FATF के ऊपर इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हाँ, कहाँ पे हमसे गलती हुई? हमने सोचा कि एक खूबसूरत आदमी, एक क्रिकेटर, एक स्टार जिसकी दुनिया में थोड़ी बहुत उसको पहचाना जाता है, उसको हम लेकर आएंगे तो हमारे तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। हम FATF ग्रे लिस्ट से भी निकल आएंगे, ट्रंप जो है वो रेड कारपेट बिछाएगा, क्योंकि उसे बड़ा उसने बिछाई भी, इस्तकबाल भी किया, लेकिन दिया क्या? कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप भी नहीं दिया।
इसी तरह बरतानिया के अंदर कि जी इनकी मकबूलियत बड़ी है, वहां पे ये डिलीवर कर जाएंगे, वो भी वो नहीं कर सके, उनकी गवर्नमेंट ने भी हमारी बात। तो देखें एक्चुअली आपको एक मंसूबे के तहत जिस जगह पे रखा गया है, आप उस दलदल में से निकल नहीं पा रहे हैं, आप उसके लिए जो मर्जी करते रहें। ये एक पॉलिटिकल फैसला है, इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग जो है वो आप करेंगे तो इसमें से निकल पाएंगे, वरना गवर्नमेंट जो भी आए, जो भी कानून साजी करे, आपको उन्होंने रखना इधर ही है। बिल्कुल ठीक है। FATF का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो कमेटी या जो भी था बना, बड़ा एक स्पेशल बना था भट्टी साहब, अगर आपको याद हो, उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जिनका नाम लेने से आप गद्दार करार पा जाते हैं। तो मैं नहीं लेता, जैसे PIA के CEO का नाम लेने से आप गद्दार करार पा जाते हैं, उनकी तनख्वाह 4 गुना हो गई, ये आप कहेंगे तो आप मीडिया पे गद्दार हो जाएंगे, अगले दिन आपका प्रोग्राम नहीं चलने दिया जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा, इतने बड़े बड़े लोग थे इसके अंदर, फिर भी हम FATF की ग्रे लिस्ट में बैठे हुए हैं। रईस साहब, पहली बात तो यह है, मुझे आप तीनों लोगों से शदीद इख्तलाफ है। आप बार बार कह रहे हैं जी कानून साजी, वो कानून साजी कभी भी नहीं हुई, वो जालसाजी हुई है। कहाँ कानून साजी की आपने, मुझे बता दें। आप काउंटिंग तक तो कर नहीं सकते सही तरह, तो फिर वो कानून साजी तो ना हुई जी। कर नहीं सकते, करने नहीं देते। चलें जो भी है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखें हमने वो FATF को PTI की गवर्नमेंट ने ले लिया कि ये वही सी किस्म की कमेटी है, या वो टास्क फोर्स टाइप है जिस तरह की अपनी कमेटी है, ठीक है जी। उसमें तर्जुमान कोई होगा, शिबली फराज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो फवाद चौधरी भी हो सकते हैं, शेख रशीद भी हो सकते हैं। वो अपने जो अजहर साहब हैं, मियां अजहर साहब, उनके साहबजादे की जिम्मेदारी थी जी। उस सारे मैं उधर ही आ रहा था। अब वो उस पर बात ही नहीं करता। हमाद अजहर साहब जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं 99.2% के, इररिस्पॉन्सिबल है कि रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उन्होंने 99.9% इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है उसके ऊपर। अच्छा, अब मसला ये है रईस साहब कि आप FATF को टास्क फोर्स पाकिस्तान की ना लें। देखें पाकिस्तान, आप ये देखें कि कितना खूबसूरत चेहरा है पाकिस्तान का, वो दिखा रहे हैं। खूबसूरत नहीं है कोई बात नहीं, अगर उसमें कोई खराबी है, देर से उठते हैं या वो सही चल फिर नहीं सकते, इस बात को नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर वो देर से उठने वाले हैं या वो सादा रहते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, टाई रेड कलर की ट्रम्प की तरह या ऑरेंज कलर की या ब्राइट कलर की टाई नहीं लगाते, तो खूबसूरत तो वो नज़र नहीं आते उतने। अगर खूबसूरत नज़र आते हैं तो भी ठीक है, चल जाएगा। खूबसूरत और खूबसूरत में अच्छा, ये खूबसूरती, ये अगर हम ये कहते वो जो है ज़रताज गुल को कि ये खूबसूरती जाके ग्रेव इधर FATF में दिखाओ और मसले हल हो जाए, यार कितना अच्छा फार्मूला था वैसे। रईस साहब वो देखें, मैं बतौर खातून उनकी जो है ना पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, बतौर नहीं वो वहाँ पे आके बताती हैं कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की किलर स्माइल है, उनकी वजह से बारिशें होती हैं, अब हमें FATF रईस साहब किलर जो है वो तो नेगेटिव होता है जी लफ्ज़। अच्छा, नहीं किलर स्माइल नहीं होता जी, उन्होंने कहा नहीं, वो इसीलिए किलर स्माइल कोई नहीं होता, बड़ी नेगेटिव टर्म है किलर, लेकिन वो तो बोल है ना। लेकिन मामला ये है जी, ज़रताज गुल साहिबा जो है वो सिर्फ अपने जो माहौल है उसको ठीक कर लें। परसों अखबार में खबर की वजीर है कि वो भारत ने जी उनकी अपनी फसलों को आग लगा ली, हमारा स्मॉग का खतरा बढ़ गया, लिहाजा साढ़े ते न रहना, आप ही कर लेना कुछ। जी, हमने वो भी कर लिया। हमने कंस्ट्रक्शन जो है उसको रोक देना है जी आप, क्योंकि दिसंबर में रुक जानी है, बंद हो जाने, वो सीधी सी बात है जी। कंस्ट्रक्शन हमने रोक देनी, हमने जड़ को नहीं पकड़ा। हम जिस तरह प्लास्टिक के हमने शॉपिंग बैग्स बंद करके हजारों लोग चोरी चकारी पे लगाने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिए हैं, हमने उस दाने को नहीं पकड़ा कि जो गल जाए, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो हमारी आबो हवा को तंग ना करे। और शॉपिंग बैग अब भी चल रहे हैं और वो धड़ाधड़ चल रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ा है जो 100 रुपए किलो थे ना रजी साहब, वो 250 रुपए किलो, बस इतना फर्क पड़ गया। हमने हर वो काम कर लिया है जो जालसाजी पर मबनी है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी भी FATF से निकले। द रीजन इज कि अगर वो निकल गया तो हम तो फिर शेर हो जाएंगे सारी कौम, तो हमें तो शेर नहीं बनाना। उन्होंने शेर के वो खिलाफ हैं सर, अपनी टाइगर फोर्स उन्होंने बनाई है लेकिन शेर के खिलाफ हैं। अब शेर और टाइगर में रईस साहब वो धारियों का फर्क होता है, शेर के ऊपर धारियां नहीं होती, गधे और ज़ेब्रे में भी धारियों का फर्क, वही ना जी। अब वही उधर आप मिसाल उधर ले गए, बहरहाल ठीक है, गधे में भी वही फर्क है। अब बात यह जी कि शेर की खाल पहन के कोई गधा शेर नहीं बनता, और शेर की खाल नहीं धारियां डालने से गधा ज़ेब्रा भी नहीं बन सकता। हाँ, हम लेकिन बनाने चल रहे हैं, हमने बना दिया है। अब भट्टी साहब बड़े सादे आदमी हैं, इस्लामाबाद में बैठ के मुहब्बे वतन होने की बात करते हैं, इनको ये अंदाजा नहीं है कि खुदा ना खासा अगर कुछ हो गया, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं आजकल हुकूमत के खिलाफ,
तो इनको कम से कम मेरा ख्याल कोई 3.5 दिन तो पता नहीं चलेगा किधर है। हाँ। 3.5 दिन के बाद अगर हमने जोर जोर लगा लिया तो भट्टी साहब बरामद हो जाएंगे। चले, कई और चीजें भी बरामद होती हैं। सुत्ता पट्टी ना उठाओ तुसी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों साहब का बहुत शुक्रिया, मुमताज भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब और डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा, आपका ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वो जो है जी खते पुलिस रात से गुजर के आती हैं। हमारा दरवाज़ा बड़ा ज़्यादा तोड़ दिया हुआ है जी ऑफिस का, तो वो तमीर नहीं कर रही सरकार, क्योंकि सरकार ने तोड़ा है तो हमारा ख्याल है सरकार तमीर करे। तो सरकार का ख्याल है कि चंद दिन इनको और इनके मेहमानों को अच्छी तरह तंग किया जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।